किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, हो के मायूस न यूं सांझ से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए। एक ही पांव पर ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही मगर राह पर चलते रहिए। इसी राह पर चलने का नाम है भारत की आज़ादी। 1857 की क्रांति के दौर में जब हम हार गए, जब हम पराजित हो गए, सारे भारत में एक निराशा का माहौल छा गया, शांति छा गई। अंग्रेज भी बड़े निश्चिंत से हो गए, उनको ये लगने लगा कि अब भारतीयों में वो ताकत नहीं बची। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी, कुछ कारण ऐसे तैयार हुए और हमने अपने आप को जगाया, हम उठे और चल पड़े उस रास्ते पर जिस रास्ते का गंतव्य 15 अगस्त 1947 था। तो आज हम उसी राष्ट्रीय जागृति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं ई क्लासेस बाय मनीष सर के इस आज के वीडियो में भारत के राष्ट्रीय जागृति और राजनीतिक संगठनों की स्थापना के अंतर्गत राष्ट्रीय जागृति के वो क्या कारण थे जिन्होंने भारतीयों को एक बार फिर से अपनी आज़ादी की लड़ाई के लिए उठकर खड़े होने मजबूर कर दिया। चलिए हम देखते हैं। हमारा अध्याय है भारत में राष्ट्रीय जागृति और राजनीतिक संगठनों की स्थापना। इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रीय जागृति के कारण। तो ये जो चित्र आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें 1857 की क्रांति के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप की जो स्थिति थी उसको दर्शाया जा रहा है। तो ये जितना जो सफ़ेद खाली भाग दिख रहा है, इन भागों में अंग्रेजों की सत्ता थी। इसका मतलब भारत के लगभग 60 से अधिक % पर अंग्रेज शासन कर रहे थे। इसके अलावा जो देशी रियासतें थीं जो नीले रंग में दिख रही हैं, इन रियासतों पर भी अंग्रेजों का अप्रत्यक्ष रूप से शासन चलता था। और यहाँ पर आप ये जो चित्र देख रहे हैं, ये क्रांतिकारी हैं जो खड़े हुए हैं, और ये चर्बी वाला कारतूस जो तात्कालिक कारण हुआ करता था 1857 की क्रांति का। तो अब हम बात करते हैं पाठ्यक्रम की दृष्टि से। तो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम संगठित रूप से अंग्रेजी शासन की समाप्ति का प्रथम सशस्त्र संघर्ष था। इसके दमन के कुछ समय पश्चात कुछ समय के लिए भारतीयों में निराशा और शांति छा गई, परंतु स्वतंत्रता संग्राम की जो स्मृति थी वो जनमानस में विद्यमान रही कि हमने 1857 की लड़ाई इन अंग्रेजों के खिलाफ किस आन बान शान से लड़ी थी। सन 1858 के बाद भारतीयों में जो चेतना जागृत हुई वह विशुद्ध रूप से भारतीय थी। वो क्यों थी? क्योंकि भारतीयों ने यह अनुभव किया कि उनके और अंग्रेजी प्रशासन के हितों में बड़ी भिन्नता है। क्योंकि अंग्रेज तो अपने स्वार्थों को पूर्ण करने के लिए भारतीयों का शोषण कर रहे हैं, लेकिन हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए अपना राज्य, स्वराज्य, स्वतंत्रता। इसके लिए जब उन्हें आभास हुआ कि जब तक वह स्वयं नींद से नहीं जागेंगे और स्वतंत्रता, आत्मसम्मान, अखंडता तथा भारतीय होने के गर्व की भावना से कार्य नहीं करेंगे, देश गुलाम बना रहेगा। इस प्रकार की भावनाओं ने भारतीयों में राष्ट्रवादी भावनाएं भर दी और भारतीय उठ खड़े हुए आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए। इनके प्रमुख क्या कारण थे? उन कारणों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो पहला कारण राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में राजनीति ही की बात होगी। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पहले से ही ब्रिटिश शासन के संरक्षण में, मतलब ब्रिटेन की जो संसद था उसने संरक्षण दे रखा था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने लगभग संपूर्ण भारत को अपने अधिकार में कर लिया। 1857 की घटनाओं के बाद कंपनी का राज भले भारत में खत्म हो गया और सीधे ब्रिटिश शासन ने अपने हाथों में शासन ले लिया। ब्रिटिश सत्ता ने 1858 का अधिनियम पारित कर कुछ प्रशासकीय परिवर्तन किए, लेकिन इनसे भारतवासियों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। सन 1858 में ही महारानी विक्टोरिया ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि देशी रियासतों के शासकों तथा भारतीय जनता के प्रति पूर्व में की गई गलतियों को नहीं दोहराया जाएगा तथा भारतीयों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। किंतु यह घोषणा पत्र कोरा आश्वासन मात्र बनकर रह गई, जिसका पालन भारतीयों के संदर्भ में कभी नहीं किया गया और इन राजनीतिक कारणों ने भारतीयों में विद्रोह या विरोध की भावनाओं को जन्म दे दिया। चित्र में आप देख रहे हैं महारानी विक्टोरिया को, जिनको आप चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि कैसे दिखाई देती थी। अगला इसी में देखते हैं हम कि अंग्रेजी सरकार ने साम्राज्य की एकता और सुरक्षा को मजबूत करने की दृष्टि से देश में एक जैसा प्रशासन स्थापित कर दिया। जम्मू कश्मीर से लेके
कन्याकुमारी तक और गुजरात के कटक से लेकर अटक तक सारे देश में उन्होंने एक जैसी शासन व्यवस्था लागू कर दी, एक जैसे कानून लागू कर दिए, एक जैसी न्याय प्रणाली लगा दी। लेकिन अंग्रेजों द्वारा आरंभ किए गए एकीकृत शासन से भारतवासी एकता के सूत्र में बंध गए। आप लोग याद कीजिए, 1857 में झांसी की रानी, अवध की बेगम, कुंवर साहब जगदीशपुर से, नाना साहब बिठूर से, मद्रास से, पश्चिम बंगाल से, जम्मू कश्मीर से, अलग अलग जगहों से अलग अलग देसी रियासतें अपने आप को मुक्त कराने के लिए लड़ रही थीं। लेकिन जब अंग्रेजों का पूरे भारत पर कब्जा हो गया तो उन्होंने अपनी सुविधा की दृष्टि से पूरे भारत को एक भौगोलिक क्षेत्र में बांट दिया। हालांकि ये नक्शा वर्तमान भारत का है, उस दौर में यहाँ पर पाकिस्तान और बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा हुआ करते थे। उस भारतीय उपमहाद्वीप को एकीकृत उन्होंने कर लिया और इस वजह से जो कभी झांसी के नागरिक थे, जो कभी मद्रास के नागरिक थे, जो कभी अवध के नागरिक थे, जो अलग अलग रियासतों की प्रजा अब भारतवासी कहलाने लगे और एकता के सूत्र में बंध गए। उनमें जागरूकता आई। हालांकि अंग्रेजों ने ये जो प्रशासकीय एकता है उन्होंने अपने लाभ के लिए किए थे, लेकिन इससे क्या हुआ, राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन मिला। दूसरे कारण पर हम बात करते हैं, धार्मिक एवं सामाजिक कारण। ये एक मूल कारण था जिसकी वजह से राष्ट्रीय जागृति आई, इसके बारे में हम समझेंगे। इसे हम भारतीय पुनर्जागरण भी कहते हैं, जिसके बारे में डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ में लिंक दी गई है। लिंक को क्लिक करके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। जो लोग पीएससी या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं उसके लिए वो पीडीएफ की लिंक बहुत महत्वपूर्ण है, वो जरूर डाउनलोड कर लें, आपको 10वीं के बाद भी आगे काम में आएगी। धार्मिक तथा सामाजिक सुधार आंदोलनों ने राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन सुधार आंदोलनों के प्रणेता राजनीतिक जागृति के पथ प्रदर्शक बने। इस आंदोलन ने भारतीयों के हृदय में भारतीय संस्कृति के प्रति सम्मान की भावना उत्पन्न कर दी। राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, श्रीमती एनी बेसेंट, देवेंद्रनाथ टैगोर, ज्योतिबा फुले, स्वामी विवेकानंद, आत्माराम पांडुरंग, ऐसे बहुत सारे प्रणेता थे जिन्होंने भारतीयों में स्वधर्म, स्वदेशी, स्वराज की भावना को जागृत किया। 19वीं सदी के आंदोलन मूल रूप से सामाजिक और धार्मिक थे, परंतु उनमें राष्ट्रीयता की भावना का समावेश था। आर्य समाज और रामकृष्ण मिशन के अतिरिक्त ऐसे अनेक आंदोलन, संप्रदाय और व्यक्ति हुए जिन्होंने समाज में चेतना फैलाई। मुस्लिम संप्रदाय के लिए अलीगढ़ और देवबंद आंदोलन हुए। सिखों में सिंह सभा और गुरुद्वारा सुधार आंदोलन हुआ तथा थियोसॉफिकल सोसाइटी ने तो भारतीय समाज और समाज के चिंतन को ही बदल डाला। इन आंदोलनों ने देश की नई पीढ़ी को देश के लिए नेतृत्व करने के लिए तैयार कर दिया। डेफिनेटली जब हमारा समाज सुधरता है, समाज में सुधार की स्थिति आती है तो एक दूसरे से जुड़ाव होता है, और जब सभी समाज एक साथ आगे बढ़ती हैं तो वह राष्ट्र का निर्माण करने के लिए आगे बढ़ती हैं। और यही सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलनों के साथ हुआ कि हमने हमारे धर्म में सुधार किए, कुरीतियों को दूर किया, और जब हमने हमारे समाज में सुधार किए, समाज के गलत रीति रिवाजों को खत्म किया, तब हमें जागृति आई कि हम कितने महान देश के लोग थे और इस महान देश की आज़ादी के लिए नेतृत्व करने के लिए हमारी युवा पीढ़ी तैयार हो गई। इसके बाद तीसरा कारण था पाश्चात्य शिक्षा, संस्कृति और विचारकों का प्रभाव। हालांकि लॉर्ड मेकाले, इस मेकाले का चित्र आप लोग ये देख रहे हैं यहाँ पर, हालांकि लॉर्ड मेकाले ने भारतीय राष्ट्रीयता को जड़ से खत्म करने के उद्देश्य से अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार किया। वह भारत में अंग्रेजी भाषा का प्रचार करके एक ऐसा वर्ग तैयार करना चाहता था जो तन से तो भारतीय हो किंतु मन से अंग्रेजों का हितैषी। परंतु अंग्रेजी शिक्षा का ज्ञान हो जाने के कारण भारतीय लोग क्या करने लगे, पाश्चात्य साहित्य पढ़ने लगे, पाश्चात्य विचारकों के संपर्क में आने लगे, दर्शन और शासन प्रणाली से परिचित होने लगे। आपको बता दें कि दादा भाई नौरोजी इंग्लैंड गए यात्रा के लिए, और उन्होंने वहाँ पे देखा कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनका रवैया इंग्लैंड में कुछ और है और भारतीयों में कुछ और है। इंग्लैंड में तो वे लोकतंत्र की बातें करते हैं, राष्ट्रीयता की बात करते हैं, स्वतंत्रता समानता की बातें करते हैं, लेकिन भारत में आकर उनका रवैया, उनका शासन तानाशाही पूर्वक हो जाता है, शोषण वाला हो जाता है। तो उन्होंने फिर लौट के आकर यहाँ पर उस चीज़ की मांग की। तो इस तरह से अनेक भारतीय जब वहाँ जाते, उनके संपर्क में आते, तो वहाँ से आधुनिक विचारों को सीखते, किताबों से आधुनिक विचारों को पढ़ते। इस तरह से अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को दासता से मुक्ति की प्रेरणा दे दी। डेफिनेटली आप लोग भी ये समझ सकते हैं कि आज भी
गरीबी दूर करने का सबसे बड़ा माध्यम सिर्फ और सिर्फ शिक्षा है। यदि हमें गरीबी की गुलामी से मुक्त होना है तो शिक्षा को मजबूत बनाना पड़ेगा, शिक्षित होना पड़ेगा। चाहे ऑफलाइन एजुकेशन हो या ऑनलाइन एजुकेशन हो, शिक्षा से जुड़े रहेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे, अन्यथा की स्थिति में हमारा जीवन खराब हो जाना निश्चित है। अब भारत के जागृति के, राष्ट्रीय जागृति के कारण में चौथा कारण है समकालीन यूरोपीय आंदोलनों का प्रभाव। ये जो नक्शे में आप देख रहे हैं, ये यूरोपीय देश हैं, जर्मनी, पोलैंड, चेक गणराज्य, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, सर्बिया, रोमानिया इत्यादि। तो इन्हीं में क्या हुआ कि ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के कारण भारत में अंग्रेजी भाषा का प्रचार प्रसार शुरू हुआ। ये बात आप लोग जानते हैं। जिसका परिणाम क्या हुआ? जिसका परिणाम ये हुआ कि भारतीयों का पाश्चात्य जगत से घनिष्ठ संपर्क स्थापित हो गया। संपर्क स्थापित हुआ तो वहां की खबरें, वहां की जानकारियां मिलने लगी। इंग्लैंड में सुधार, इटली, जर्मनी, रोमानिया और सर्बिया के स्वतंत्रता आंदोलनों का भारतीयों पर प्रभाव पड़ा और भारतीयों को भी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा मिली। इसी प्रेरणा के कारण भारतीय अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए बेचैन हो उठे। अगला पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, यातायात एवं संचार के साधनों का विकास। रेल, तार, डाक, पुल, सड़क आदि का निर्माण अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य की सुरक्षा तथा भारतीयों के शोषण की दृष्टि से कराया। रेलगाड़ी उन्होंने चलाई माल ढोने के लिए और यात्री गाड़ी चलाई अपने लोगों को आने जाने के लिए, लेकिन उसकी किराया वसूली के लिए उन्होंने कुछ भारतीयों को भी अनुमति दे दी। इसी तरह से तार, डाक, पुल, सड़क उन्होंने अपनी स्वार्थ सिद्ध करने के लिए बनाए, लेकिन इन साधनों के विकसित होने से इसका लाभ हम भारतीयों ने भी लेना आरंभ कर दिया। हम लोगों ने भी चिट्ठी पत्री लिखना शुरू कर दिए, विचारों का आदान प्रदान भारत के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में और दूरस्थ क्षेत्रों में भी रहने वाले निवासियों से होने लगा। जबकि यातायात के साधनों का उपयोग करते हुए भारतीयों का आपस में मेल मिलाप बढ़ा और वैचारिक साम्यता स्थापित होने लगी। जैसे कोई ट्रेन चली, एक ट्रेन में एक व्यक्ति मध्य प्रदेश से बैठा, दूसरा व्यक्ति उत्तर प्रदेश से बैठा, ट्रेन में आमने सामने की सीट पर बैठे हुए आपस में जब वो चर्चा किए कि अंग्रेजों का प्रशासन हमारे यहाँ ये कर रहा है, इतनी खराब स्थिति है, तो मध्य प्रदेश वाले ने भी बोला हमारे यहाँ भी खराब स्थिति है। जब दोनों प्रताड़ित लोग एक साथ मिले तो उनमें ये भावना आई कि अंग्रेजों को भगाना है। इस तरह से दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले भारतीयों में भी अंग्रेजों के खिलाफ माहौल बना और देश की आजादी के लिए राष्ट्रीय भावना की जागृति हुई। इसके बाद हम बात करते हैं अगला इसी में। इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से भारतीयों में वैचारिक साम्य स्थापित होने लगा। इस तरह अंग्रेजों ने जिन यातायात और संचार के साधनों का विकास स्वयं के लिए किया था, उनसे भारतीयों के संगठित होने तथा राजनीतिक एकता की स्थापना में सहायता मिली। ये जो चित्र है, यह आप पुराने जमाने की रेलगाड़ी जो धुएं से चलती है देख रहे हैं, और ये पुरानी संचार व्यवस्था के चित्र, तार, टेलीग्राफ इत्यादि के बारे में। इसके बाद हम अब बात करते हैं अगले बिंदु की, प्राचीन भारतीय संस्कृति का प्रभाव। 19वीं सदी में प्राचीन भारतीय साहित्य की खोज का कार्य प्रारंभ। भारतीय और पश्चिमी विद्वानों के सहयोग से संस्कृत भाषा के अनेक ग्रंथों का अनुवाद अंग्रेजी में किया गया। मैक्स मूलर, विलियम जोन्स, हरप्रसाद शास्त्री, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, राजेंद्र लाल मिश्र, महादेव गोविंद रानाडे ऐसे भारतीय मूर्धन्य विद्वान थे जिन्होंने भारतीय संस्कृति और साहित्य पर अनेक ग्रंथ लिखे। इन ग्रंथों का भारतीय मानस पटल पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि भारतीयों को अपनी संस्कृति के श्रेष्ठ होने का भान होने लगा, जिससे उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई और स्वाभिमान की भावना अंकुरित हुई। चित्र में आप देख रहे हैं अशोक के 4 मुंह वाला शेर का स्तंभ सारनाथ वाला, और इस तरह से अजंता एलोरा के मंदिर, अथर्ववेद, ऋग्वेद की रचनाएं, उपनिषदों का अंग्रेजी में अनुवाद, ऐसे बहुत सारे भारतीय ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद। इन सारी चीज़ों से जब अंग्रेजी अनुवाद हुआ और अंग्रेजी भाषा के अखबारों में भी इनका प्रकाशन हुआ, इनके कुछ उदाहरणों का, तो लोगों में ये आत्मविश्वास जागृत हुआ कि ये हमारी भारतीय संस्कृति कितनी महान है, इसमें कितनी सारी अच्छी चीज़ें लिखी गई हैं। जबकि अंग्रेज ये कहते हैं कि भारत तो सपेरों और नटों का देश है, जबकि उससे कहीं आगे, उससे बहुत अच्छा यूरोपीय जो सोच है, उससे भी अच्छी सोच के लोग भारत में पहले से थे। उन ग्रंथों में पढ़ने के बाद, उन ग्रंथों को समझने के बाद भारतीयों को ये एहसास हुआ और उनमें स्वाभिमान की भावना आई। भारतीय साहित्य एवं समाचार पत्र। राष्ट्रीय जागृति के उदय में साहित्य और समाचार पत्रों का विशिष्ट महत्व है। बंकिम चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, DL राय एवं रविंद्रनाथ ठाकुर आदि की रचनाओं का राष्ट्रीय जागृति में महान योगदान है। बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना
आनंद मठ में गीत लिखा गया है वंदे मातरम, जो आज हमारा राष्ट्रीय गीत भी है, युवाओं का प्रेरणा स्रोत बन गया। ये आपको दिख रही है उस किताब की, ये आपको उस किताब का चित्र दिख रहा है कि आनंद मठ नाम की ये उपन्यास है जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, और उसमें बताया गया है कि ब्रिटिश राज में किस तरह से राजनीतिक और आर्थिक दोष थे, उनका खुलासा इस उपन्यास में किया गया है। जबकि नील दर्पण नाम का एक नाटक दीनबंधु मिश्र ने लिखा, यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, दीनबंधु मिश्र का यह चित्र है और ये उनका लिखा गया ये उपन्यास का नाम है नील दर्पण, जिसमें उन्होंने नील बागानों में काम कर रहे मजदूरों के अत्याचारों और दुखों का उल्लेख किया है। तो इस तरह से लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ असम में, अल्ताफ हुसैन हाजी उर्दू के इस काल के राष्ट्रवादी लेखक हुआ करते थे। भारतीय समाचार पत्रों में अंग्रेजी प्रशासन का समीक्षात्मक वर्णन प्रकाशित होने लगा। संवाद कौमुदी, अमृत बाजार पत्रिका, एबीपी न्यूज जो है ना, वो अमृत बाजार पत्रिका उस समय से चली आ रही है। बंबई समाचार, केसरी, मराठा, हिंदू, पेट्रियट, स्वदेशी मित्रम, आर्य दर्शन आदि समाचार पत्रों ने भारतीय चेतना के विकास को सहयोग दिया। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि प्रेस ने भारतीय चेतना को प्रोत्साहित किया तथा राजनीतिक शिक्षा प्रदान की। प्रेस में आ रहे लेखों के माध्यम से भारतीय जनमानस ने जाना कि हमारे साथ क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है। ये उन समय के समाचार पत्र मराठा का चित्र, ये केसरी का, ये हिंदू, ये संवाद कौमुदी। अब हम बात करते हैं 8वां बिंदु, ब्रिटिश सरकार की आर्थिक शोषण की नीति। आर्थिक शोषण असंतोष को जन्म देता है, ये सभी को पता है। अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना और ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति का जन्म, इसका परिणाम यह हुआ कि भारत से कुटीर उद्योगों का समेटा हो गया। कुटीर उद्योग नष्ट होने लगे। चरखों पे बनाए जाने वाला सूत, जिसके लिए कपास आती थी, वो कपास सीधे इंग्लैंड जाने लगी, वहां की कपड़ा मिलों के लिए। किया क्या गया इसके लिए? भारत से निर्यात पर चुंगी बढ़ा दी गई और इंग्लैंड से आयात पर चुंगी घटा दी गई। भारत का धन निरंतर ब्रिटेन जाने लगा, जिससे ब्रिटेन का आर्थिक ढांचा बढ़ने लगा और भारत का लड़खड़ा गया। अंततः भारतीय पेट पर पड़ रही इस मार को भारतीय बर्दाश्त नहीं कर सके और दासता के बंधन से मुक्त होने के लिए संघर्ष करने के लिए उठ खड़े हुए। एक और बिंदु आता है प्रजातीय भेदभाव की नीति। अंग्रेज जो है भारतीयों को काला कुत्ता और न जाने क्या क्या बोला करते, तो अंग्रेज भारतीयों के प्रति प्रजातीय भेदभाव की नीति अपनाते थे। वे स्वयं को भारतीयों से श्रेष्ठ नस्ल का मानते थे। वे भारतीयों को घृणा और संदेह की दृष्टि से देखते थे। 1857 की क्रांति के बाद वैसे भी वो भारतीयों को ऊपर तो विश्वास कर ही नहीं सकते थे। प्रतिभाशाली और योग्य भारतीयों को भी ऊंचे पदों पर नहीं रखा जाता था। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने के बावजूद कोई ना कोई आरोप लगाकर उनको बाहर कर दिया जाता। हमारे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जिन्होंने बार बार आईसीएस का एग्जाम निकाला, अरविंद घोष, ये लोग ऐसे थे जो व्यक्ति ब्रिटिश सरकार की पक्षपातपूर्ण नीति के शिकार हो गए। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने तो आईसीएस परीक्षाओं में सुधार के लिए बहुत ही ज़्यादा काम किया है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि अंग्रेजों के बीच में और भारतीयों के बीच में जाति भेदभाव न तो थी ही, कि रंग भेद भी उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा हुआ करता था। अभी तक आप लोगों ने ये देखे, पिछले ये तो कारण थे, स्थायी कारण थे, दीर्घावधि तक इन्होंने देखा और ये कारण पनपे। लेकिन कुछ तात्कालिक कारण, जैसे 1857 की क्रांति के वास्तविक कारण अलग थे और इस तात्कालिक कारण जिसकी वजह से 1857 की लड़ाई शुरू हुई, उसी तरह से राष्ट्रीय जागृति के वास्तविक कारण जो थे वो आप लोगों ने देख लिए। राजनीतिक कारण, सामाजिक धार्मिक कारण, प्रजातीय भेदभाव, समाचार पत्र, पुनर्जागरण इत्यादि इत्यादि, यातायात के साधन, परिवहन, संचार, ये सारे कारण थे। लेकिन वो तात्कालिक कारण जिन्होंने भारतीयों को झकझोर दिया और वो राष्ट्र के उत्थान के लिए राष्ट्रवादी भावनाओं के साथ में तैयार हो गए, वो चीजें थी। पहला, एल्बर्ट बिल। वायसराय लॉर्ड रिपन ने भारतीयों की आपत्तियों को संज्ञान में लेते हुए भेदभाव दूर करने के लिए कानून बनाने का प्रयास किया। इस कानून को विधि सदस्य एल्बर्ट ने तैयार किया। ये आप चित्र में देख रहे हैं एल्बर्ट महोदय को। अतः इसे क्या कहा गया? एल्बर्ट बिल। परीक्षा में आता है कि एल्बर्ट बिल किसे कहते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि एल्बर्ट महोदय द्वारा न्यायपालिका में व्याप्त भेदभाव को दूर करने के लिए कानून तैयार किया गया, जिसे एल्बर्ट बिल कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या बात थी कि भारतीय मजिस्ट्रेट और सेशन जज को भी फौजदारी मुकदमों में यूरोपीय लोगों की सुनवाई का अधिकार दिया जाना था। अभी तक क्या होता था? इसके पहले भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों का मुकदमा सुनने का अधिकार नहीं था। ये सोचो आपकी कितनी जबरदस्त उनके अंदर ये भावना थी, प्रजातीय भावना थी कि हमारे मुकदमे भी, अपराधी होते हुए भी हमारे मुकदमे कोई भारतीय न्यायाधीश नहीं लड़ेगा या कोई भारतीय न्यायाधीश नहीं सुनेगा।
इस भेदभाव को दूर करने के लिए एल्बर्ट बिल लाया गया। लेकिन भारत में बसने वाले सभी यूरोपीय इस बिल का संगठित होकर विरोध करने लगे। बात यूरोपीय की हो रही है, इंग्लैंड की नहीं। फ्रांसीसी हों, पुर्तगाली हों, डच हों, जितने भी यूरोपीय महाद्वीप के जितने भी देश थे और उन देश के देशवासी जो भारत में रह रहे थे, उन सब ने अपने देश की बुराइयों, अपने जो वहां पर लड़ाइयां थी उनको छोड़ करके उन सभी ने संगठित होकर इस बिल का विरोध किया कि हम भारतीय न्यायाधीशों से अपने मुकदमों की सुनवाई नहीं मानेंगे, हम इसे काला कानून कहेंगे। अंततः ब्रिटेन की सरकार को झुकना पड़ा, इस बिल को वापस लेना पड़ा। भारतीयों के मन में इस घटना ने गहरा प्रभाव डाला। हमें भी जाति, धर्म, संप्रदाय को छोड़कर एकजुट होना पड़ेगा इन अंग्रेजों के खिलाफ। सभी भारतीयों में भी ब्रिटिश अत्याचार के खिलाफ संगठित होने की प्रेरणा इससे मिली। एक और थे लॉर्ड लिटन महोदय। लॉर्ड लिटन जो थे वो 1876 से 1880 तक भारत के वायसराय रहे। इन वायसराय महोदय ने प्रतिक्रियावादी नीति अपनाई, जिसमें प्रजातीय भेदभाव बहुत ज्यादा था। उन्होंने आयातित ब्रिटिश कपड़े से शुल्क हटा लिए। भयंकर अकाल पड़ा, इसके बावजूद भी इंग्लैंड की महारानी का भव्य दरबार आयोजित कर दिया। भारतीयों के जो हथियार रखने के लाइसेंस थे उनकी फीस बढ़ा दी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया, जिसमें भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों का दमन का प्रयास किया गया। इस प्रकार भारत में धार्मिक और सामाजिक आंदोलनों ने राष्ट्रीयता के तथा स्वाभिमान का बीज बो दिया, लेकिन आर्थिक, राजनीतिक व अन्य कारणों ने इसको और ज्यादा बढ़ा दिया और भारत के निवासी तैयार हो गए। एल्बर्ट बिल के समय यूरोपियों को इकट्ठा देख के सोचा कि हम भी एकत्र हो जाएं, हम भी संगठित हो जाएं। लॉर्ड लिटन की प्रजातीय नीतियों ने भी, भेदभावपूर्ण नीतियों ने भी इनको इकट्ठा होने को मजबूर कर दिया। देश की आजादी का सवाल था, अपने आत्म अभिमान का सवाल था, अपने सम्मान का सवाल था। भारतीय एकत्र हो गए, संगठित हो गए और तैयार हो गए आजादी के लिए। आप लोग ये बहुत अच्छे से समझ गए कि राष्ट्रीय जागृति के क्या कारण थे। मतलब यदि हमारे अंदर ये भावनाएं आ जाएं, हमारे आसपास रहने वाले लोगों को यह एहसास हो जाए कि हमारी और आपकी नस्ल एक ही है, एक भौगोलिक क्षेत्र के अंदर रहने वाले, वो भौगोलिक क्षेत्र जिसे हम भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं, इस उपमहाद्वीप के अंदर जब लोगों के अंदर ये भावनाएं आ गई, हमारी संस्कृति एक है, हमारा साहित्य एक है, हमारा विरासत एक है और हमारे ऊपर जो अन्याय और अत्याचार किए जा रहे हैं, उन प्रताड़ना की जो तरीके हैं वो भी ब्रिटिश शासन के द्वारा एक ही तरीके से किए जा रहे हैं। ये बात आप समझ चुके हैं। तो इसीलिए जब सारे नागरिकों के बीच ये भावनाएं आ गई कि ये हमारा राष्ट्र है और हम इसके राष्ट्रवासी हैं, हम इसके देशवासी हैं, हम इसके नागरिक हैं, ये अंग्रेज बाहर ही इनको भगाना है। ये कारण आपने देखे। अब बारी है 5 प्रश्नों को हल करने। चलिए आप लोग 5 प्रश्न हल कीजिए और हम चलते हैं अगले वीडियो को तैयार करने की तरफ। तब तक आप लोग देखते रहिए ई क्लासेस बाय मनीष सर। जय हिंद।